सुप्रभात विद्यार्थियों, नए सत्र 2021-22 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायणलाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, ऑनलाइन इतिहास की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। क्यों कोरोना काल के कारण ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो रही है, इसलिए हम पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑनलाइन मोड से हम अध्ययन करेंगे। इस संबंध में आपकी जो भी समस्याएं होगी वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेजिए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो से पहले इस वीडियो से संबंधित PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने भेज दिए हैं। उम्मीद है कि आपने उन्हें पढ़ा होगा और थोड़ा इस वीडियो के माध्यम और PPT के माध्यम से मैंने इसको क्लियर करने का प्रयास किया है। आज हम BA पार्ट द्वितीय इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम दो भागों में बांटकर इनका अध्ययन करते हैं: सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोत और मुगलकालीन इतिहास के स्रोत। तो आज हम सल्तनतकालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 1206 से 1526 का जो पीरियड है, ये 320 वर्ष का जो पीरियड है, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया था, यह जो काल है यह सल्तनत काल कहलाता है। इस काल में दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन राजवंशों के विभिन्न शासकों ने शासन किया और इनके दरबार में, इनके शासनकाल में कई विद्वानों ने फारसी, अरबी एवं क्षत्रिय भाषा का प्रयोग करते हुए कई ऐतिहासिक रचनाओं, शासकों की जीवनियों, प्रशासनिक ग्रंथ, शासकों की आत्मकथाएं एवं अन्य जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें भी हमें यत्र तत्र इतिहास संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि इन रचनाओं का अध्ययन करते समय हमें थोड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई फारसी जो विद्वान हैं वो राजकीय संरक्षण में रहते थे, अतः उन्होंने अपने आश्रयदाता शासकों को खुश करने के लिए कई जगह अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण भी लिखे हैं। तो हमें अन्य स्रोतों से इनकी पुष्टि भी इतिहास निर्माण के दौरान करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं ताज उल मासिर नामक फारसी ग्रंथ, जो कि हसन निज़ामी ने लिखा था। हसन निज़ामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हमारी सल्तनत काल का पहला शासक था और दास वंश का संस्थापक था, उसके आदेश से इस ताज उल मासिर की रचना की। यह ग्रंथ मूल रूप से अरबी भाषा में है, मगर इसमें कई जगह फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। यह पहला ग्रंथ है जो कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास को गजनी, जो कि अफगानिस्तान में है, तथा इस्लाम के इतिहास से अलग करता है। इस ग्रंथ में तराइन के प्रथम युद्ध से इल्तुतमिश के शासन के प्रारंभिक 6 वर्षों का वर्णन मिलता है, यानी 1191 ईस्वी से 1217 ईस्वी तक का वर्णन हमें इस ताज उल मासिर नामक ग्रंथ से मिलता है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, किस प्रकार इल्तुतमिश ने अपना सिंहासन प्राप्त किया था, इत्यादि जानकारी हमें इस ताज उल मासिर से मिलती है। सल्तनत काल का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ तबकाते नासिरी है, जो मिनहाज उल सिराज द्वारा लिखा गया है। मिनहाज ने अपना यह ग्रंथ नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। 23 अध्यायों में विभक्त यह ग्रंथ जो है दिल्ली सल्तनत का पहला कालक्रमिक और क्रमबद्ध इतिहास कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर 1260 ईस्वी तक का इतिहास हमें प्राप्त होता है। तारीखें फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। बरनी ने 1239 से 1359 ईस्वी तक के 120 ईस्वी के शासन काल का वर्णन
या इस पीरियड का इतिहास हमें बरनी की इस रचना से मिलता है। बरनी की इस रचना में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की विस्तृत जानकारी मिलती है। तारीख़ फिरोज़शाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, प्रशासनिक सुधारों व मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, लेकिन इसमें फिरोज़ तुगलक का प्रशंसात्मक वर्णन हमें प्राप्त होता है। बरनी की ही दूसरी रचना फतवा-ए-जहांदारी है, जिसमें राजनीति के नियमों का उल्लेख बरनी ने किया है। इसमें एक शासक के कर्तव्यों एवं अधिकारों, राज्य के सुरक्षा सिद्धांतों, न्याय व्यवस्था, सेना व गुप्तचर व्यवस्था आदि की विवेचना बरनी ने की है। तारीख़-ए-फिरोज़शाही नाम से ही एक अन्य ग्रंथ शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़ ने लिखा है। यह ग्रंथ फिरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल यानी 1351 से 1388 ईस्वी तक का एक विस्तृत इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह रचना एक प्रकार से प्रशस्ति के रूप में है। प्रशस्ति उसे कहते हैं जिसमें किसी शासक का प्रशंसात्मक वर्णन होता है और केवल उसकी के गुणों को ही बताया जाता है। इसमें अफ़ीफ़ ने फिरोज़ शाह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो अभी हमारे सामने हमने देखा कि तारीख़-ए-फिरोज़शाही नाम से दो रचनाएं हमें प्राप्त होती है। पहली रचना ज़ियाउद्दीन बरनी की है, इसमें बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक का वर्णन हमें मिलता है। और दूसरी तारीख़-ए-फिरोज़शाही जो है वो शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़ की है, जिसमें हमें फिरोज़ शाह तुगलक का अतिशयोक्तिपूर्ण और प्रशंसात्मक वर्णन प्राप्त होता है। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण कवि कहें, इतिहासकार कहें, सूफी संत कहें, अमीर खुसरो जिन्हें तोता हिंद की उपाधि प्राप्त थी और जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, उन्होंने भी कई रचनाएं लिखी है। उनकी पहली रचनाओं में ख़ज़ाइन-उल-फ़ुतूह है, जो कि तारीख़-ए-अलाई के नाम से भी जानी जाती है। इस रचना में अलाउद्दीन के शासनकाल का हमें वर्णन मिलता है। इसमें अलाउद्दीन की विजयों और मलिक काफूर की दक्षिण विजयों का भी उल्लेख है। हम ये भी ध्यान दिला दें कि अमीर खुसरो की इस रचना में जौहर का पहली बार वर्णन मिलता है, क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान और चित्तौड़ अभियान में उसके साथ थे। अमीर खुसरो की दूसरी रचना मिफ्ताह-उल-फुतूह है। इस रचना में अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, मलिक छज्जू के विद्रोह, जलालुद्दीन के रणथंबोर अभियान और उसकी जाइन विजय का वर्णन किया है। अमीर खुसरो की ही तीसरी रचना कीरान-उ-सादैन है, जो कि इनकी पहली रचना भी मानी जाती है, जिसमें बुगरा खां और उसके बेटे केकूबाद के पारस्परिक मिलन का वर्णन हमें प्राप्त होता है। बुगरा खां बलबन का पुत्र था। इस ग्रंथ में दिल्ली, उसकी इमारतों, शाही दरबार, अमीरों और अधिकारियों के सामाजिक जीवन का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। अमीर खुसरो की इन रचनाओं के अंदर क्या विवेचन है, ये हमें ध्यान रखने की बात है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये सवाल आ चुका है कि कीरान-उ-सादैन की विषय वस्तु क्या है। आशिका अमीर खुसरो की चौथी रचना है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज़र खां व गुजरात के शासक राजा कालिन की पुत्री देवल देवी की प्रेम कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अमीर खुसरो इसमें मंगोलों द्वारा स्वयं को कैद किए जाने का भी वर्णन करता है। इसमें भारत की नदियों, उसकी प्रकृति, उसके पहाड़ पर्वत इत्यादि का बड़ा सुंदर वर्णन आशिका में अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो की अगली रचना नूह-सिपहर है, जिसमें खुसरो ने मुबारक शाह खलजी की विजयों और उसके द्वारा बनाए गए भवनों का वर्णन किया है। इस नूह-सिपहर के तीसरे भाग में खुसरो ने भारत की जलवायु,
वनस्पति, फल फूल व रीति रिवाजों का भी वर्णन किया है। अमीर खुसरो की अगली रचना तुगलकनामा है। इसमें तुगलक वंश के शासन प्राप्त करने का, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल का हमें वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार अमीर खुसरो की रचनाएं हमें सल्तनत काल के इतिहास का निर्माण करने में महत्वपूर्ण सहायता देती है। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह की आत्मकथा है, जिसमें हमें फिरोज शाह के जन कल्याणकारी कार्यों और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। यह सवाल भी कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है कि फुतुहात फिरोज शाही किसकी रचना है। फुतुह सलातीन ख्वाजा अब्दुल मलिक ईशामी की रचना है, जिसमें 999 से 1350 ईस्वी तक का इतिहास काव्य के रूप में वर्णित है। इसमें अलाउद्दीन के समय हुए मंगोल आक्रमणों, उसके देवगिरी अभियान, गयासुद्दीन तुगलक के राज्यकाल की घटनाओं तथा मोहम्मद तुगलक की विभिन्न योजनाओं और उसके शासनकाल में हुए विद्रोहों पर ईसामी व्यापक रूप से प्रकाश डालता है। तारीख मुबारक शाही यहया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सरहिंदी सैयद वंश के शासक मुबारक शाह को यह ग्रंथ समर्पित करता है। इसमें मोहम्मद गोरी से लेकर सैयद वंश के शासक मुबारक शाह तक के दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास वर्णित है। सैयद वंश की जानकारी के लिए यहया अहमद सरहिंदी का तारीख मुबारक शाही एक महत्वपूर्ण फारसी दस्तावेज हमारे सामने है। तारीख सलातीन अफगाना अहमद यादगार का ग्रंथ है। इस रचना में बहलोल लोदी से लेकर हैमू की मृत्यु तक की घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वाक़यात मुस्ताकी और तारीख मुस्ताकी शेख रिज़कुल्ला मुस्ताकी की काव्यात्मक कृतियाँ हैं, जिनसे हमें लोदी वंश एवं सूरवंश के साथ साथ मालवा एवं गुजरात के अफ़गानों का वर्णन भी प्राप्त होता है। मखज़ान अफ़गानी नियामतुल्लाह की रचना है। इसमें दिल्ली के अफ़गान सुल्तानों यानी लोदी वंश का उल्लेख हमें मिलता है। रहला अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृतांत है, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वह 8 वर्ष तक दिल्ली का काजी भी रहा। रहला में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का महत्वपूर्ण वर्णन है। इंसा ए महरू तुगलक काल में मुल्तान के प्रांतपति ऐनुल मुल्क के पत्रों का संकलन है। इससे मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार सल्तनतकालीन इतिहास का निर्माण करने या इतिहास को लिखने में हमें इन ग्रंथों से तो सहायता मिलती ही है। इसके अतिरिक्त फ़क्रे मुदब्बिर का अदाबुल हर्ब, जिनसे हमें इल्तुतमिश के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। बहमनी शासकों की जानकारी के लिए रियाजुल इंसा, जो महमूद गामा के पत्रों का संकलन है। कश्मीर के इतिहास के लिए मिर्ज़ा हैदर की तारीख़ रसीदी और बंगाल के इतिहास के लिए गुलाम हुसैन कृत रियाज सलातीन भी हमें सहायता करते हैं। इस प्रकार सल्तनत काल में कई ऐतिहासिक रचनाएं हमें प्राप्त होती है, जो फ़ारसी व अरबी भाषा में लिखी गई है, जिनसे हम सल्तनत काल के इतिहास को जान सकते हैं। इस प्रकार मध्यकालीन इतिहास के स्रोत का यह पहला वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगला जो वीडियो होगा वो मध्यकालीन भारत के इतिहास का ही दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम मुग़ल कालीन इतिहास के
स्रोतों की विवेचना करेंगे। जय हिंद।